15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड के अंदर 3 सेक्शन है बेटा, सेक्शन 15, 16 और 17। तो आज मैं 9th पॉइंट में बेटा चर्चा करने वाला हूं, सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, देखिए इधर। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं अंकित, 8वां हो या 9वां हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियल नंबर बेटा कोई मायने नहीं रखता। इधर देखिए, आप मेन जो चीज है उसको समझिए। हाँ जी बेटा, सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। हाँ जी बेटा, सैलरी में बेटा किस किस को शामिल करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। तो सबसे पहले इसमें बेटा 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, सेक्शन 15 क्या कहता है, इसको मैं पॉइंट ए कर लेता हूं, या चलो फर्स्ट ही रहने दो। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर whether received or not। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात बेटा क्या कही गई है, सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, वो सैलरी बेटा जो प्रीवियस ईयर में ड्यू हो चुकी है। ड्यू का मतलब बेटा कर्मचारी अपना काम कर चुका है, कर्मचारी अपने सेवाएं दे चुका है, वेतन चाहे उसके बदले में जो उसे वेतन मिलना है, भले ही वो उसको मिला हो या ना मिला हो, यदि वो वेतन क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। ड्यू का मतलब, ड्यू का मतलब कर्मचारी को वेतन मांगने का, वेतन पाने का कानूनी अधिकार मिल चुका है, भले ही बेटा वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो प्रीवियस ईयर की इनकम माना जाएगा और प्रीवियस ईयर में पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बेटा हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है बेटा 1920। ठीक है, मान लेते हैं सरिता जो है, हाँ जी बेटा सरिता एक एम्प्लॉई है। ध्यान से सुनना बेटा, सरिता एक एम्प्लॉई है और इसकी सैलरी सपोज करो बेटा रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी है। और बेटा ये कैसी एम्प्लॉई है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट के केस में बेटा सैलरी कहाँ से कहाँ तक की लेते हैं, जरा बताओ कहाँ से कहाँ तक की लेंगे। अप्रैल से मार्च की। हाँ जी बेटा, अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की हमें सैलरी चाहिए सरिता की। हाँ जी बेटा सुनो अब ध्यान से, अप्रैल 2019 की जो सैलरी है वो सरिता की ड्यू हुई थी 30 अप्रैल को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी ड्यू होती है ऑन द लास्ट डे। हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी कब ड्यू होती है, लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। अब ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल के महीने की सैलरी ड्यू भी हो चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है। मई के महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। ठीक है बेटा, अप्रैल से मार्च तक के बेटा टोटल मंथ्स बनते हैं 12। 12 महीने की सैलरी अगर मैं सरिता की कैलकुलेट करूं 1 लाख के हिसाब से, तो कितने रुपए इसको मिलने चाहिए,
हाँ जी बेटा, कितने रुपए मिलने चाहिए प्रीवियस ईयर में? 12 लाख। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ये 12 लाख रुपए सैलरी बेटा वो है जो ड्यू हो चुकी है। सरिता ने जो सेवाएं देनी थी उस कंपनी को, सरिता अपनी सारी सेवाएं उस कंपनी को दे चुकी है, और सरिता को 12 लाख रुपए वेतन पाने का अधिकार है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा फरवरी और मार्च 2020, इन 2 महीनों की सैलरी, फरवरी और मार्च 2020 की सैलरी इंप्लॉयर ने सरिता को नहीं दी। हाँ जी बेटा, इन 2 महीनों की सैलरी ड्यू तो हो चुकी है, फरवरी की सेवाएं सरिता दे चुकी है, मार्च की सेवाएं भी दे चुकी है, बट 2 महीने का वेतन इसको नहीं मिला। ठीक है जी, तो लेस कर दूं मैं एक बार, 2 महीने का वेतन 1 लाख रुपए के हिसाब से कितना नहीं मिला? 12 लाख में से 2 लाख रुपए सरिता को नहीं मिले। हालांकि वो अपनी सेवाएं दे चुकी है कंपनी को, सैलरी भी ड्यू हो चुकी है, और मिले कितने हैं? 10 लाख। ये बेटा कौन सा अमाउंट है? ये तो ड्यू है। ये 2 लाख रुपए क्या है? हाँ जी बेटा, आउटस्टैंडिंग जो, और 10 लाख रुपए बेटा वो हैं जो रिसीव हो गए हैं। ठीक है, रिसीव्ड एक्चुअल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स लेगा, हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स लेगा वो 12 लाख पे लेगा या 10 लाख पे लेगा? हाँ जी बेटा, 1 0 हो रहा है बेटा, 1 मिनट, 1 0 हो रहा है। हाँ जी, इधर देखो बेटा। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स लेगा वो लेगा पूरे 12 लाख पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है सैलरी ड्यू हो गई है आपकी, ड्यू हो गई है, भले ही आपको प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, उस पे हम टैक्स लेंगे। ठीक है जी, तो 12 लाख रुपए पे बेटा टैक्स लगेगा, तो यही मैंने लिखवाया। अब पढ़ो इस लाइन को। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल सैलरी ये है, यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही लिखवाया ऊपर, सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो आपको बेटा क्या देखना है? तो आपने सिर्फ ये बात देखनी है कि प्रीवियस ईयर में कितने रुपए की सैलरी ड्यू हो चुकी है। जितने रुपए की सैलरी ड्यू हो चुकी हो, चाहे वो इंप्लॉई को रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो, बेटा आपने उसको सैलरी हेड में शामिल कर लेना है। ठीक है, तो सैलरी हेड में बेटा मैं कितने रुपए शामिल करूंगा? 12 लाख रुपए शामिल करूंगा, ना कि 10 लाख। ठीक है, क्लियर है? ये बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। हाँ जी बेटा, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट बेटा ये है, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी बेटा, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब है। इसको भी बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा बेटा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 19-20। ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है बेटा 19-20, और इसके बाद 19-20 के बाद बेटा नेक्स्ट ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा? हाँ जी बेटा, 19-20 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर आएगा? 20-21। हाँ जी बेटा, फिर से हम इस बार मैं अमन को ले लेता हूँ। चलो इस बार अमन, अमन एक इम्प्लॉई है, अमन वर्मा। मुझे चैट बॉक्स में अमन दिखाई दिया सबसे पहले। अब ध्यान से सुनो जी, अमन एक इम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, इसकी प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है, प्रीवियस ईयर की सैलरी बेटा 12 लाख है। ये तो बेटा टैक्सेबल है ही है, चाहे अमन को रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो। हाँ जी बेटा, ऊपर मैंने लिखवाया था सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है चाहे रिसीव हो चाहे ना हो, उसके ऊपर ड्यू बेस पे टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो 12 लाख तो बेटा सैलरी हेड में लेंगे ही लेंगे। सपोज करो अमन ने
अपने बॉस से, अमन ने बेटा अपने एम्प्लॉयर से कह लो या अपने बॉस से, जिस कंपनी में ये जॉब करता है उस कंपनी का जो भी मालिक है या जो अमन का बॉस है, अमन ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि मेरे घर पे मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो उसके लिए मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो उसने अपने बॉस से क्या रिक्वेस्ट की कि मेरे को 4 महीनों की सैलरी एडवांस में दे दो। हाँ जी बेटा, अमन ने क्या किया, अपने बॉस से इस साल के 4 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली, और उसके बॉस ने बेटा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। 2020-21 के कितने महीनों की सैलरी मांग रहा है? 4 मंथ्स की। मान लेते हैं 4 मंथ्स की सैलरी 1 लाख रुपीज़ की सैलरी है, और 1 लाख के हिसाब से बेटा 4 लाख रुपीज़ एडवांस मांग रहा है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, ये जो सैलरी है 4 लाख, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रिसीव तो कौन से ईयर में हुई है? ये बेटा रिसीव कौन से ईयर में हुई है? अमन ने ये सैलरी कौन से ईयर में रिसीव की है? 19-20 में। बट ये बेटा ड्यू कब होगी? ये सैलरी ड्यू कब होगी? अभी ड्यू तो हुई नहीं, अमन ने अभी सेवाएं तो दी नहीं। हाँ, ये ड्यू कौन से ईयर में होगी? ड्यू होगी 2020-21 में। हाँ जी बेटा, अमन ने 2019-20 के 4 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली, इसको बेटा एडवांस सैलरी का नाम दे दिया मैंने 4 लाख। ये सैलरी बेटा उसने ले तो ली 19-20 में, बट इस इन 4 महीनों के बदले में जो उसने सेवाएं देनी है, वो बेटा वो सेवाएं कौन से ईयर में देगा? 20-21 में। इसका मतलब ये जो 4 लाख रुपए वेतन है, ये कौन से ईयर में कमाया हुआ माना जाएगा? 20-21 में कमाया आ जाएगा ये तो, बट ले लिया एडवांस में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो गया, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि एडवांस सैलरी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन से ईयर में इसको शामिल करे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने दुविधा होगी यहाँ कि भाई मैं इसको किस साल में शामिल करूं। 20-21 की सैलरी एक कर्मचारी ने एडवांस में ले ली, तो इसका बेटा रिप्लाई ये है, इसका बेटा रिप्लाई ये है कि जिस साल में सैलरी प्राप्त हुई है एडवांस सैलरी, उस साल की इनकम में शामिल होगी। हाँ जी बेटा, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस जो है 4 लाख रुपए कौन से ईयर में लिए हैं? 19-20 में, तो 19-20 में शामिल होगा बेटा ये। हाँ जी बेटा, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस कौन से ईयर में टैक्सेबल होती है? इन द ईयर ऑफ, हाँ जी बेटा कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये तो बात हो गई, यानी कि सैलरी हेड में आप क्या क्या लोगे? जब अमन का सैलरी हेड बनेगा, अमन के सैलरी हेड में बेटा 12 लाख तो ये आएंगे, जो उसकी प्रीवियस ईयर की सैलरी है तो आएगी आएगी, 12 लाख तो बेटा ये आएंगे, और 4 लाख रुपए जो एडवांस सैलरी लिया वो भी आएगी, यानी कि अमन की 16 लाख की सैलरी पे टैक्स लगेगा। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर की सैलरी एज वेल एज एडवांस सैलरी दोनों टैक्सेबल है। और जब बेटा सुनो जी, 2020-21 में जब अमन की सैलरी कैलकुलेट करेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बताओ कितने महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा? 2020-21 में 2020-21 में जब अमन की सैलरी पे टैक्स लेगा तो 8 मंथ्स की सैलरी पे, वेरी गुड, हाँ 8 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा, क्योंकि 4 महीने की सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका 19-20 में। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, ये बात ध्यान रखनी है, नेक्स्ट ईयर जब टैक्स लगेगा तो उतने मंथ्स बेटा माइनस हो जाएंगे जितने मंथ्स की सैलरी उसने एडवांस में ले ली थी, बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स हैं सिर्फ उन्हीं मंथ्स की सैलरी पे टैक्स लगेगा। अच्छा, एक चीज और सोचने वाली है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो यहाँ पे, मेरे माइंड में तो आ चुका है, आपके माइंड में पता नहीं आया या नहीं आया, एक यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। हाँ जी बेटा, वो क्या है, ये जो 4 लाख की सैलरी है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 लाख की सैलरी हम कौन से ईयर में टैक्स लगा रहे हैं? एडवांस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ये कौन से ईयर में टैक्स लगा रहे हैं हम इसके ऊपर? 19-20 में। वास्तव में ये जो 4 लाख रुपए की सैलरी है, ये है कौन से ईयर की? वास्तव में ये जो सैलरी 4 लाख की, हम टैक्स तो 19-20 में लगा, ये है 20-21 की। हाँ जी बेटा,
ये 20-21 की है। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 19-20 और 20-21 के टैक्स के रेट बेटा डिफरेंट हो सकते हैं। 19-20 और टैक्स के रेट तो हर साल चेंज होते हैं। अब मान लो, हाँ जी बेटा, सपोज करो 19-20 में टैक्स का रेट इस 4 लाख पे, मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ, इस 4 लाख पे टैक्स लग गया। मान लेते हैं, सपोज करो 20% के रेट से टैक्स लग गया। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए एक सिंगल रेट ले रहा हूँ। वैसे तो स्लैब रेट होते हैं 5%, 20%, 30। मैं आपको एक सिंगल रेट मान के समझा रहा हूँ। 19-20 में मान लो इस 4 लाख पे 20% के रेट के हिसाब से टैक्स लग गया। और जबकि 20-21 में, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, 20-21 में टैक्स का रेट मान लो कम हो गया, कम हो गए टैक्स के रेट। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने सपोज करो टैक्स के रेट घटा दिए। हम एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं ये टैक्स का रेट 15% हो गया। इसका मतलब 19-20 में उस 4 लाख पे 80,000 टैक्स चला गया। 4 लाख का 20%, 80,000। और 20-21 के अंदर अगर वही 4 लाख रुपए 20-21 की सैलरी में शामिल होते तो टैक्स कितना बनता? 60,000। तो यहाँ पे बेटा अमन अमन वर्मा को, अमन वर्मा ने 80,000 पे टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया 19-20 में, जबकि वो 20-21 की सैलरी थी। और 20-21 में टैक्स कितना बन रहा है? 60,000। तो अमन वर्मा को कितने रुपए का नुकसान हो गया बताओ? अमन वर्मा को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ जी बेटा, तो कहने का मतलब हर साल बेटा टैक्स के रेट चेंज होते रहते हैं। तो टैक्स का रेट चेंज होने की वजह से कर्मचारी को बेटा नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। फायदा कब होगा? तो 20% टैक्स की बजाय 25 हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो फ़ायदा भी हो सकता है उसको। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए बेटा एक वो बनाया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति पे कोई टैक्स फालतू लगा दिया गया है तो वो, एक सेक्शन हम पढ़ेंगे, रिलीफ, रिलीफ ले सकता है बेटा। रिलीफ का मतलब राहत। हाँ जी बेटा, उसको रिलीफ पाने का राइट है। यदि कर्मचारी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लग गया है और कर्मचारी को लगता है कि मैं तो लूटा गया, यानी कि मेरे साथ तो इनजस्टिस हो गया, तो उसके लिए बेटा क्या है? रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये आगे फर्दर आप पढ़ोगे, आगे जब हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो एक रिलीफ की बात करेंगे। ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है वैसे बी कॉम के अंदर। हाँ जी बेटा, कर्मचारी को राहत पाने का अधिकार है। कौन से सेक्शन में राहत पाने का अधिकार है? 89 में। ठीक है, बट अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, मार्जिनल रिलीफ नहीं है बेटा, ये अलग है उससे। मार्जिनल रिलीफ से बेटा अलग है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इसका तरीका है कैलकुलेट करने का, जो आगे के फर्दर चैप्टर्स में समझाया जाएगा आपको। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो, अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है। हम अभी हम कौन सा हेड कर रहे हैं? सैलरी हेड। सैलरी हेड में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि एडवांस सैलरी जो टैक्सेबल होती है, एडवांस सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। सैलरी हेड में बस ये लाइन ध्यान रखनी है। एडवांस सैलरी बेटा कौन से ईयर में टैक्सेबल होती है? इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। और नेक्स्ट ईयर बेटा जब सैलरी पे टैक्स लगेगा तो उतने मंथ्स माइनस कर देना जितने मंथ्स की सैलरी वो एडवांस में ले चुका है इस साल के। तो 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने की सैलरी एडवांस में ले चुका, तो 2020-21 में 8 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा। ये रिलीफ कैसे क्लेम किया जाता है, रिलीफ का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी इस चैप्टर में हम चर्चा नहीं करेंगे। ये वैसे मैंने आपको बताया है। हाँ जी बेटा, हाँ ये मैंने पॉइंट बेटा अभी। हाँ, अंकित कह रहे सर रेट इंक्रीज हो तो, हाँ इंक्रीज हो तो बेटा और लेना पड़ेगा उससे। अगर रेट इंक्रीज हो जाए तो उससे फालतू चार्ज किया जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट बेटा मैंने वैसे डिस्कस कर लिया, अभी डिस्कस करने का था नहीं, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक लेआउट दे दिया, भाई ऐसा होता है। ठीक है, चलो तीसरी बात पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, तीसरी पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट बेटा है एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड।
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, एरियर ऑफ सैलरी रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, एरियर का मतलब बेटा क्या होता है, एरियर को हिंदी में बोलते हैं बकाया, बकाया वेतन। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, जैसे अभी मेरे को चैट बॉक्स में शालू दिखाई दे रही है। हाँ जी बेटा, शालू एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, शालू बेटा एक एम्प्लॉई है। उसकी बेटा कोई सैलरी है 2017-18 की। ध्यान से सुनिएगा। शालू की सैलरी थी, मान लेते हैं बेटा 80,000 रुपीज पर मंथ। हाँ जी बेटा, शालू की सैलरी है 80,000 पर मंथ। और मान लेते हैं बेटा 17-18 में शालू 10 महीने की सैलरी तो ले चुकी है। या सपोज करो बेटा 2017-18 में कोई इंक्रीमेंट लगा है, शालू की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट लगा है 10,000 का, 10,000 रुपीज पर मंथ इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा है कोई। ठीक है, 2017-18 में मान लेते हैं शालू गवर्नमेंट जॉब में है, 80,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी है, 10,000 रुपये बेटा बढ़ के 90,000 हो गई। और गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर भी कर चुकी है। मान लेते हैं गवर्नमेंट या कंपनी जिसमें भी, जहां पे भी शालू जॉब करती है, वो डिक्लेयर कर चुकी है। डिक्लेयर तो हो गया 10,000 पर मंथ, बट फिर वही बात, शालू को मिल कितने रहे हैं अभी 80,000। शालू को बेटा 80,000 ही मिल रहे हैं। शालू को बेटा सिर्फ 80,000 रुपये ही मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है कि 90,000 रुपये सैलरी हो गई है। तो 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे नहीं रही, बट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है कि ये मिलेंगे। अब सुनो जी ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, 17-18 में कितना अमाउंट शालू का गवर्नमेंट की तरफ पेंडिंग आउटस्टैंडिंग है? 17-18 में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। हाँ जी बेटा, 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 1,20,000 रुपये पेंडिंग। और 18-19 में भी, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, 18-19 में, 18-19 में भी गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया। 18-19 में भी 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपये। और ये पैसा रिसीव कौन से ईयर में हुआ? 19-20 में रिसीव हुआ, इस साल में जाके मिला है कहीं। 17-18 में भी बेटा वो क्या था? एरियर। एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। 18-19 में भी क्या था? एरियर, आउटस्टैंडिंग। 2 सालों का बेटा एरियर कितना बना टोटल? 2 सालों का एरियर कितना बना? 240। रिसीव कौन से ईयर में हुआ? रिसीव बेटा हुआ 19-20 में। रिसीव्ड 2019-20 में हुआ है। कितने रुपये रिसीव हुए बेटा? 240। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 2,40,000 रुपये, इसको 2019-20 की सैलरी में शामिल किया जाए या ना किया जाए? क्वेश्चन बेटा ये है, फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या ये 2,40,000 रुपये प्रीवियस ईयर 2019-20 की इनकम में शामिल करें या ना करें? रितिका कह रही है नो, नेहा कह रही है नो, विकास कह रहा है होंगे सर। देखते हैं बेटा, सुनो जी, इसके बारे में बेटा 2 रूल हैं, इसके बारे में 2 बातें हो सकती है। एरियर के बारे में बेटा 2 पॉइंट हैं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ अमाउंट ऑफ एरियर, if amount of arrear has already been taxed, यदि एरियर के अमाउंट पे पहले टैक्स लग चुका हो, ऑन ड्यू बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस। हाँ जी बेटा, यदि गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस एरियर के ऊपर जो बकाया अमाउंट है, इसके ऊपर ड्यू बेस पे टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट ने कह दिया शालू को, भाई ये आपका ड्यू तो हो गया है, मिलेगा
जब मिलेगा आपका ये ड्यू हो गया है तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम टैक्स लगा रहे हैं। शालू ने कहा ठीक है जी टैक्स लगा लो, आप ड्यू बेस पे लगा लो। इसका मतलब ये होगा कि एरियर के ऊपर गवर्नमेंट ने 17-18 में भी टैक्स लगा दिया, 18-19 में भी गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। तो यदि पहले टैक्स लग चुका हो, हाँ जी बेटा, यदि पहले टैक्स लग चुका हो तो बताओ क्या 19-20 की इनकम में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सैलरी इनकम में नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, तो लिख देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी बेटा, तो यहां मैं रूल लिख देता हूं, इफ अमाउंट ऑफ एरियर हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस देन नो अमाउंट will be included in the previous year। हाँ जी बेटा, क्यों शामिल नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है? अगर इस साल भी बेटा शामिल कर लिया तो डबल टैक्स हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर। क्यों शामिल नहीं होगा? टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम। हाँ जी बेटा, दूसरी बात बेटा क्या हो सकती है? सेकंड पॉइंट, हाँ जी बेटा, सेकंड, इफ एरियर हैज नॉट बीन टैक्स्ड अर्लियर। हाँ जी बेटा, यदि उस एरियर के ऊपर पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्यू बेस पे टैक्स नहीं लगाया, मान लेते हैं बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है जी अभी हम ड्यू बेस पे टैक्स नहीं लेते, जब रिसीव होगा तब ले लेंगे। सपोज करो ऐसा हो गया, उस केस में क्या करेंगे? क्वेश्चन के अंदर बेटा लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर दोनों में से कोई ना कोई बात लिखी होगी, ठीक है, कि एरियर जो है उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है या नहीं लगा। अगर लग चुका है तो उसको शामिल नहीं करना, और अगर बेटा एरियर के ऊपर टैक्स नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, फिर क्या करेंगे? विल बी इंक्लूडेड अंडर सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, उसको सैलरी हेड में शामिल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें हो सकती हैं। अगर बेटा एरियर के ऊपर पहले टैक्स लग चुका है तो उसको शामिल नहीं करना, और यदि बेटा एरियर के ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा तो शामिल करना है। अब आप एक क्वेश्चन सोच रहे होगे, सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, कई बार बेटा सम में लिखा ही नहीं होता, सिर्फ ऐसे लिखा होगा एरियर रिसीव्ड, एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड, ये नहीं बताया हुआ कि ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है या नहीं लगा, तो उस केस में क्या एज्यूम करना है? हाँ जी बेटा, वो भी मैं लिख देता हूँ, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, यदि क्वेश्चन में कोई सूचना ना दे रखी हो तो आपको बेटा ये वाला केस मानना है। ठीक है, सेकंड केस, दो केसेस बताए हैं, केस 1 और केस 2। अगर कोई सूचना ना दे रखी हो, हाँ जी बेटा, तो आपको ये वाला केस लेना है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज जी। तो उस केस में बेटा सेकंड केस आप एज्यूम करके करोगे, यानी कि उसको सैलरी हेड में शामिल करेंगे। आपने ये मानना है कि उसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा हुआ। हाँ जी बेटा, फिर वही पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट कि 17-18 में टैक्स का रेट कुछ था, 19-20 में टैक्स का रेट कुछ होगा, 18-19 का टैक्स का रेट बेटा कुछ था, 19-20 में टैक्स के रेट चेंज हो सकते हैं। तो यदि टैक्स के रेट में चेंजेस आए हैं पिछले सालों के और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जिस साल में एरियर पे टैक्स लग रहा है उसमें बेटा टैक्स के रेट में परिवर्तन हुआ है, तो करदाता को यानी कि शालू को अंडर सेक्शन 89 रिलीफ पाने का अधिकार है, राहत पाने का अधिकार है। ठीक है, बताओ बेटा क्लियर है यहां तक? बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का रिप्लाई आ गया जी। साक्षी कह रही है समझ नहीं आया। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, सुनो। मैं सिंपल सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूं, यदि किसी कर्मचारी को, हाँ जी बेटा, यदि किसी कर्मचारी को पिछले वर्षों का बकाया वेतन मिला है, देखो इधर शालू का 2 सालों का वेतन बकाया था 2,40,000 रुपये। ये 17-18 का है, ये 18-19 का है। 2,40,000 रुपये बेटा कोई सैलरी पेंडिंग है शालू की, जो कौन से ईयर में जाके मिली है, 19-20 में। क्वेश्चन ये है कि पिछले किसी वर्ष का बकाया वेतन यदि प्रीवियस ईयर में मिला है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्या वो सैलरी की इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा। तो इसमें 2 केसेस हैं। केस बेटा नंबर 1, यदि वेतन का जो बकाया है उसके ऊपर पिछले सालों में ही टैक्स लग चुका है, जिन सालों से वो बकाया अमाउंट संबंधित है, यदि उसी साल में ही टैक्स लग चुका है, 17-18 का बकाया था 1/20, 17-18 का जो बकाया अमाउंट है उसी साल में गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, ये कह के कि सैलरी पे ड्यू बेस पे टैक्स लगता है। 18-19 के का जो बकाया अमाउंट था, इस पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ले लिया, किस बेस पे, ड्यू बेस पे। यदि पहले बेटा टैक्स लग चुका है, सिंपल सी बात है, यदि बकाया अमाउंट पे जिस ईयर से वो बकाया संबंधित है उस ईयर में ही टैक्स लिया जा चुका है, तो 19-20 में क्या वो सैलरी हेड की इनकम में शामिल होना चाहिए, आप ही बताओ। जिस इनकम के ऊपर पहले टैक्स लग चुका है, क्या वो प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम में जब प्राप्त होगी तो क्या वो शामिल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है नो अमाउंट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। और केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड बेटा ये लिया है, यदि उस बकाया अमाउंट पे पहले टैक्स नहीं लगा, 17-18 का जो बकाया अमाउंट है उसके ऊपर 17-18 में कोई टैक्स नहीं लगा, 18-19 के बकाया अमाउंट पे 18-19 में कोई टैक्स नहीं लगा, तो जिस साल में वो प्राप्त हुआ है, प्राप्त कौन से ईयर में हुआ है, 19-20 में। हाँ जी बेटा, जब वो प्राप्त होगा तो उस ईयर की इनकम में शामिल कर लेंगे। कहने का मतलब यदि बकाया वेतन पे ड्यू बेस पे टैक्स ना लगा हो तो जिस साल में बेटा उसकी प्राप्ति हुई है उस साल में टैक्स ले लिया जाएगा, उस साल में सैलरी हेड में उसको शामिल कर लेंगे। बताओ जी। हाँ जी बेटा, सुमित, हाँ, सो विकास कह रहे हैं ऑलरेडी टेक्स्ट है तो नो इंक्लूड, और इफ नॉट टेक्स्ट देन इंक्लूड, बस सिंपल सी बात है, विकास समझ गए हैं। हाँ जी, चलो जी। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, अभी 4 मिनट बचे हैं, उसका यूज और कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी तरफ से बेटा, मैं बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक स्टूडेंट, उसका नाम है ज्योति, इसको एम्प्लॉय बना देते हैं हम। हाँ जी बेटा, ज्योति एक एम्प्लॉय है। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर 19-20 में, हाँ जी बेटा, ये एबीसी लिमिटेड में जॉब करती है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसमें जॉब कर रही है, और इसकी सैलरी है बेटा, मान लेते हैं ₹1 लाख पर मंथ। चलो जी, 1 लाख पर मंथ इसकी सैलरी है, ठीक है। और साथ में बेटा मैं ये ले रहा हूँ, एबीसी लिमिटेड से पहले, एबीसी लिमिटेड से पहले ज्योति इस कंपनी में काम करती थी, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड लिमिटेड में, इस कंपनी को छोड़ के एबीसी में आई थी। एक्स वाई जेड कंपनी को क्या है, फॉर्मर इंप्लॉयर, फॉर्मर इंप्लॉयर। हाँ जी बेटा, फॉर्मर इंप्लॉयर को हिंदी में कह सकते हो भूतपूर्व नियोक्ता। हाँ जी बेटा, ज्योति पहले कौन सी कंपनी में काम कर रही थी, एक्स वाई जेड लिमिटेड में। एक्स वाई जेड लिमिटेड का उसका 2015-16, जब बेटा उसने कंपनी को छोड़ा था ना एक्स वाई जेड लिमिटेड का को, तो लड़ झगड़ के
कंपनी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और उसका 2015-16 का कोई वेतन है वो कंपनी ने रोक लिया। कंपनी ने 80,000 रुपये की सैलरी रोक ली, जिसको लेके ज्योति और कंपनी में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है जी। और ज्योति ने फिर वो कंपनी छोड़ के कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड 1 लाख रुपीज उसको पर मंथ सैलरी दे रही है और साथ में एबीसी कंपनी उसके लिए बहुत लकी कंपनी है क्योंकि उसने एडवांस में भी सैलरी दी है इसको। 2020-21 के 4 महीनों की सैलरी, 2020-21 के 4 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली इसने, 4 मंथ एडवांस सैलरी। ठीक है जी। 2020-21 में 4 महीने की एडवांस सैलरी इसको जरूरत थी, इसने अपने बॉस से मांगी और दे दी। और 15-16 की बेटा जो 80,000 सैलरी है उसका भी फैसला आ गया। XYZ लिमिटेड के साथ जो उसका झगड़ा चल रहा था वो भी सोल्व हो गया और ये 80,000 रुपये भी बेटा इस साल में मिल गए। एरियर भी मिल गया। एरियर जो है वो कौन से ईयर में रिसीव हुआ, 2020-21। तो आपको ये बताना है 20-21 की टैक्सेबल सैलरी क्या होगी। हाँ जी बेटा, 20-21 की टैक्सेबल सैलरी बताओ कितनी बनेगी, फटाफट बताओ जी, क्लास बंद होने वाली है। 1 लाख इंटू 12, 12 लाख तो बेटा ये 1 लाख पर मंथ के हिसाब से 12 लाख तो ये बनेंगे। अच्छा 80,000 रुपये वो मिला एरियर, एरियर बेटा 80,000 रुपये वो भी आएगा। और एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी बेटा 4 महीने की 4 लाख बेटा ये आएगी। 12 लाख तो ये बनेगी, 4 महीने की सैलरी 1 लाख के हिसाब से 4 लाख वो होगी और 80,000, 16,80,000 बेटा आंसर आएगा। हाँ लो जी, इसमें तीनों चीजें आ गई, प्रीवियस ईयर की सैलरी भी आ गई, एरियर और एडवांस।